वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकेशन चैनल। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एजुकेशन चैनल पे। टुडे इज़ दिसंबर 2, 2 दिसंबर है आज, एंड वी विल कवर टुडेज करंट अफेयर्स एंड इम्पोर्टेंट एनालिसिस। और जो भी साथी हमारे नए जुड़े हैं चैनल से, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, जिससे कि इंपॉर्टेंट जो नोटिफिकेशन है वो टाइमली मिलते रहे। तो फर्स्ट इंपॉर्टेंट अपडेट इज़ रिगार्डिंग जीएसटी, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स के बारे में हमने इस चैनल पे पहले हमने काफ़ी सेशंस किए हैं और काफ़ी डिटेल में समझाया है। जीएसटी काउंसिल के बारे में, उसकी जो मीटिंग हुई थी, जीएसटी शॉर्टफॉल जो हुआ था उसके बारे में भी सेशंस हमने किए हैं। क्या होता है जीएसटी और किस तरीके से थ्रू आउट कोरोना जीएसटी पे इम्पैक्ट पड़ा है, जीएसटी कलेक्शन पे, और जीएसटी कलेक्शन पे इम्पैक्ट पड़ने के बाद जीएसटी काउंसिल्स में की जो मीटिंग हुई उसमें क्या क्या डिसीजन लिया गया था। तो आपको मैं पहले ही बता चुका हूं कि इसमें जो शॉर्टफॉल है वो मेकअप करने के लिए जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उन्होंने 2 चॉइसेस दी थी, लेकिन जो मैक्सिमम स्टेट्स है उन्होंने रिजेक्ट किया। फिर सेंट्रल गवर्नमेंट ने डिसाइड किया था कि जो शॉर्टफॉल है इस साल का, उसको मेकअप करेंगे। अभी इम्पॉर्टेंट न्यूज़ ये है कि जो जीएसटी कलेक्शन है वो पिछले 2 मंथ्स के वो काफ़ी इंप्रूव हो गए हैं और इनफैक्ट पिछले साल से भी ज़्यादा बेहतर हो गया है। सो यू कैन सी दिस चार्ट इफ़ यू सी द अक्टूबर एंड नवंबर। अगर आप अक्टूबर एंड नवंबर का रेड कलर का अगर आप देखेंगे, जो ग्राफ है वो ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू ब्लू। जो ब्लू इज़ फॉर प्रीवियस ईयर एंड रेड इज़ फॉर दिस ईयर। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे अप्रैल का, तो यू कैन सी द रेड, जो काफ़ी कलेक्शन था, काफ़ी कम था क्योंकि कोरोना के कारण लॉकडाउन था। तो अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर थ्रू अगस्त तक ये कम रहा, और उसके बाद सितंबर, अक्टूबर और नवंबर में इसमें थोड़ा थोड़ा इंक्रीमेंट हुआ है। सो दिस इज़ अ गुड न्यूज़। नाउ इसके क्या क्या रीजंस हैं, बिकॉज ये जीएसटी जो है एक ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इससे रिलेटेड यू कैन एक्सपेक्ट क्वेश्चन ऑल्सो इन यूपीएससी और एनी अदर एग्जाम। सो एक जो इम्पॉर्टेंट रीज़न है जो जीएसटी कलेक्शन जिससे बढ़ा है, वो रीज़न है आपका जो त्यौहार थे, जो फेस्टिवल्स थे। सो जो फेस्टिवल्स में स्पेंडिंग की गई है कंज्यूमर्स के द्वारा, उससे जीएसटी कलेक्शंस हुआ है, बढ़ा है। और उसके अलावा गवर्नमेंट की अलग अलग जो स्कीम्स रही, सो उससे काफ़ी जो जीएसटी में कलेक्शन हुआ है वो बढ़ा है। नाउ इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? इसका इम्पैक्ट ये पड़ेगा कि जो जीएसटी कंपनसेशन जो सेंट्रल गवर्नमेंट को देना था 2022 तक, जब जीएसटी ये लागू हुआ था, उस समय डिसाइड किया गया था कि 2022 तक जीएसटी का जो शॉर्टफॉल है वो सेंट्रल गवर्नमेंट पे आउट करेंगे। तो वो कंपनसेशन कम रहेगा और सेंट्रल गवर्नमेंट पे कम लोड आएगा। एंड ये दिस इज़ ऑल्सो अ इंडिकेटर कि जो भारत की जो इकोनॉमी है दैट इज़ इम्प्रूविंग। मैंने आपको 2-3 दिन पहले ही बताया था कि जो इस बार जो कॉन्ट्रैक्शन रहा है इस तिमाही में, इस क्वार्टर में, वो कम रहा है, 7.5% था एज़ कम्पेयर टू 23.5% इन प्रीवियस क्वार्टर। सो जो अर्थव्यवस्था है धीरे धीरे वो लाइन पे आ रही है, एंड उसका इम्पैक्ट भी हम देख रहे हैं जीएसटी कलेक्शन या गवर्नमेंट के रिवेन्यूज इंक्रीज पे। सो दिस इज वाज अ इम्पॉर्टेंट अपडेट दैट वी हैव कवर्ड। नाउ ये एक इम्पॉर्टेंट अपडेट है दैट्स रिगार्डिंग द कोरोना वैक्सीन। कोरोना वैक्सीन के रिगार्डिंग वी हैव टॉक्ड अलॉट, काफ़ी दिन से हम बात कर रहे हैं और इसमें मैंने क्वेश्चंस भी दिए थे आपको। सो आप ये बताइए कि जो अगर आपने जो मैंने मेंस का क्वेश्चंस दिया था, इफ़ यू रिमेंबर, वैक्सीनेशन प्रोग्राम के बारे में, उसमें गवर्नमेंट ने अपडेट किया। अगर आपको याद होगा, इससे पहले का जो करंट अफेयर्स था उसमें कुछ क्वेश्चंस थे एक एडिटोरियल में कि क्या गवर्नमेंट हर किसी को वैक्सीनेशन प्रोग्राम के तहत कवर करेगी। तो उसमें गवर्नमेंट ने ये कहा है कि गवर्नमेंट का कोई प्लान ऐसा नहीं है जिसमें 100% देश में वैक्सीनेशन किया जाए, 100% लोगों का। और उसका उन्होंने कारण ये दिया है कि जो कोरोना का जो चेन ऑफ ट्रांसमिशन है, उसको रोकना गवर्नमेंट का मेन एम है। और उसको रोकने के लिए जो क्रिटिकल मास है, जो वल्नरेबल सेक्शन है, जिनको कोरोना अफेक्ट कर रहा है या कोरोना के जो कैरियर है, उनको वैक्सीनेशन करेंगे टू स्टार्ट विद, जो ग्रुप्स आइडेंटिफाई किए हैं, एंड उसके बाद गवर्नमेंट विल ऑब्जर्व। सो इट्स नॉट गोइंग टू बी 100% यूनिवर्सल वैक्सीनेशन, वैसा प्रोग्राम नहीं होने जा रहा है। सो लेट्स सी क्या होता है। इसमें मैं आपसे पूछूंगा जीएसटी वाले में, जो लोग नए जुड़े हैं, सो 2-3 क्वेश्चन है जो आप कमेंट्स में लिखिए। जो ये जीएसटी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, ये अमेंडमेंट एक्ट है, ये कौन सा अमेंडमेंट एक्ट है आप वो लिखिए। कब ये लागू हुआ था, ये जीएसटी कब लागू हुआ था, और इसमें जो रेट्स हैं वो कौन कौन से स्लैब्स हैं, जो जीएसटी के रेट्स में कौन कौन से स्लैब्स हैं।
तो दैट यू आंसर इन द कमेंट्स। अलग अलग स्लैब्स बने हुए हैं कि कोई भी प्रोडक्ट है वो किस स्लैब में आ सकता है। दवाई कौन से स्लैब में आएगी, लग्जरी कार कौन से स्लैब में आएगी, सिगरेट और लीकर कौन से स्लैब में आएगा, वेजिटेबल्स कौन से स्लैब में आएगा। तो ऐसे स्लैब्स बने हुए हैं, तो आपको लिखना है कमेंट्स में ऐसे कितने टाइप के स्लैब है और उसमें कितने % जीएसटी लगता है। दिस इज वन थिंग। और जीएसटी कब लागू हुआ था और कौन सा वो अमेंडमेंट एक्ट था, तो ये आप जरूर लिखिए कमेंट्स में। ओके, नाउ वैक्सीन हमने कवर कर लिया। कोरोना से रिलेटेड मैंने आपको पहले ही बताया था कि कोरोना इज गोइंग टू बी, जो वैक्सीन है इज गोइंग टू कंटिन्यूसली टू बी इन द न्यूज़। नाउ दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। ये है कोरोना से रिलेटेड, बट ये एलोपैथी की जगह इट्स ए होम्योपैथिक मेडिसिन। ट्रायल चल रहा है, 3 होम्योपैथिक मेडिसिन का भी ट्रायल चल रहा है कोरोना के अगेंस्ट, कोरोना को ठीक करने के लिए। सो होम्योपैथिक काउंसिल जो है उसको टेकअप किया है और ये मामला कोर्ट में भी है, बट एज ऑफ नाउ हमारे काम की चीज़ क्या है कि होम्योपैथी की जो वैक्सीन है उसका भी ट्रायल चल रहा है और सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन होम्योपैथी CCRH है, उसको कहा है कोर्ट ने कि इसमें क्या फाइंडिंग रही है उसके बारे में बताए। नाउ आपका काम ये है कि ये मैंने आपको बताया था जब आयुर्वेद के बारे में हम बात कर रहे थे, मैंने बताया था कि आयुष जो मिनिस्ट्री है, डायरेक्टरेट है, उसके बारे में मैंने बताया था। तो आपने बताया भी था, आंसर्स में भी लिखा था आयुर्वेद, यूनानी इत्यादि इत्यादि जो इसके पार्ट्स होते हैं। नाउ टुडे यू टेल मी व्हाट इज दिस CCRH, सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन होम्योपैथी। चूँकि ये न्यूज़ में है तो आप कमेंट्स में ज़रूर लिखिए कि CCRH इसका गठन कब हुआ था और इनका क्या इसके पर्पस है, दैट यू हैव टू राइट। बट ये भी एक अगर आप देखें तो ये बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट है कि जो पैरेलल हमारी स्कीम्स है मेडिसिन की, एलोपैथी के अलावा भी होम्योपैथी में भी, इफ़ वी आर टेकिंग अ मेजर्स, अगर हम वैक्सीन या दवाई बनाने की कोशिश कर रहे हैं, दैट मीन्स वी आर डूइंग, जो हमारा आयुष डिपार्टमेंट है इट्स वर्किंग समथिंग, इट्स डूइंग समथिंग। तो आप CCRH के बारे में यू राइट इन टू कमेंट्स की CCRH क्या है। सो दैट्स द पार्ट ऑफ अल्टरनेटिव मेडिसिन प्लान। नाउ विल सी एडिटोरियल आर्टिकल्स। तो ये अच्छे आर्टिकल्स हैं आज के, ये हम कवर करेंगे। पहला जो है ये है शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। तो मैंने अभी 2 दिन पहले बताया था कि जो शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन है उसकी मीटिंग हुई और इसमें जो इस पर्टिकुलर आर्टिकल में है उसके बारे में हम बात करेंगे। कमेंट्स में आप लिखेंगे क्योंकि SCO के बारे में हम बात कर चुके हैं पहले ही, जब ये मॉस्को में इसकी मीटिंग्स हो रही थी 1 महीने पहले, तो हमने डिटेल्स में कवर किया है SCO क्या है, कौन कौन से इसके मेंबर्स हैं। जो लोग नए जुड़े हैं या जो लोग हैं अभी अपने प्रैक्टिस के लिए, यू राइट इनटू द कमेंट्स SCO ग्रुप क्या है, कब इसका गठन हुआ और कौन कौन से इसके मेंबर स्टेट्स हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है ये कि कब इसका गठन हुआ था, क्या है ये SCO और कौन से इसके मेंबर स्टेट्स हैं। और इसके जो मेंबर स्टेट्स हैं, नेशन हैं, इसके जो पार्टिसिपेंट्स, उनकी लोकेशंस आप ज़रूर देखिए। सेंट्रल एशिया में उनकी लोकेशंस हैं, तो सेंट्रल एशिया में कहाँ कहाँ से, कौन कौन सी वो कंट्री कहाँ कहाँ लोकेटेड है, मैप में ज़रूर देखिए। उनकी कैपिटल ज़रूर लिखिए आप कमेंट्स में, या प्रैक्टिस कीजिए। जो लोग पुराने हैं वो भी कैपिटल लिखेंगे उसकी, कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं और क्या उसकी कैपिटल्स हैं, क्योंकि आपको रिवाइज़ करना बार बार बहुत ज़रूरी है। सो आप लिखिए कि SCO के कौन कौन से मेंबर हैं, उनकी कैपिटल क्या क्या है और कब गठन हुआ था और क्या इनके प्रिंसिपल्स हैं। नाउ अब ये आर्टिकल ये कहता है कि SCO में भारत ने 3 साल पहले ज्वाइन किया था और SCO ज्वाइन करने के बाद में पहली बार जो हेड ऑफ गवर्नमेंट्स हैं उनकी मीटिंग इंडिया ने ली है, चेयर किया है। और 66 पेज का जो जॉइंट इसमें कम्युनिक जारी किया गया है, उसमें मेन क्या उसका टारगेट है, मेन टारगेट ये है प्लान ऑफ प्रायोरिटी प्रैक्टिकल मेजर 21-22 के लिए जो गाइडलाइंस है वो जारी किए हैं, उन्होंने अपना एड्रेस किया है। और उसमें ये क्या कहा कि ओवरकम द सोशियो इकोनॉमिक, फाइनेंशियल एंड फूड कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ कोविड-19 इन द रीजन, ये अपना प्रिंसिपल रखा है 21-22 का। नाउ जो ऑथर है ही इज सेइंग कि SCO जो है इट्स प्लेइंग वेरी इंपॉर्टेंट रोल, और इंपॉर्टेंट रोल इस तरीके से प्ले कर रहा है कि एक तरीके से इसको माना जा रहा है नाटो की तरह, जिस तरह का नाटो बनाया गया था उसी की तर्ज पे जो सेंट्रल एशिया है उसमें एक नाटो की तरह कह रहे हैं, क्योंकि इसमें रशिया भी है, चाइना भी है, इंडिया भी है, तो बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन से ये बन जाता है। उसके बाद इस पर्टिकुलर मीटिंग में इस पर्टिकुलर मीटिंग में ये जारी किया गया है कि बात की गई है इकोनॉमिक्स पे और बात
टेररिज्म को अवॉइड किया गया है, मतलब टेररिज्म पे बात नहीं किया है, क्योंकि इंडिया पाकिस्तान दोनों ही इसके मेंबर्स हैं। तो इंडिया पाकिस्तान होने के कारण भारत ने पाकिस्तान पे ब्लेम लगाया, पाकिस्तान ने भारत पे, तो टेररिज्म वाले पॉइंट्स को अलग रखा गया। एंड सिमिलरली जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है चाइना का, उसके बारे में इसमें जिक्र किया गया। लेकिन इंडिया चूंकि बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को नहीं सपोर्ट करता है चाइना के, क्योंकि जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के थ्रू जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है उसमें प्रोजेक्ट्स किए जा रहे हैं, तो भारत उसका विरोध करता है, तो भारत ने उस पार्ट को साइड नहीं किया है। तो ये दो अलग अलग मुद्दे हैं जिन पर डिफर कर रहे हैं, मतलब BRI में भारत के नहीं है, और टेररिज्म जो भारत के लिए इंपॉर्टेंट मुद्दा है उसको इसमें नहीं डाला गया है। उसके अलावा बाकी जो इश्यूज़ है, इकोनॉमिक इश्यूज़ है, कोरोना के इश्यूज़ है, उन सबको बारे में इसमें बात किया गया है, और एशियन नाटो के बारे की तरह इसको कंसिडर किया जा रहा है। उसके अलावा भारत के लिए भी एक इम्पॉर्टेंट ये प्लेटफॉर्म है, और इस प्लेटफॉर्म पे एक SCO एक ऐसा माध्यम है जिसमें भारत और पाकिस्तान की जो दोनों ही सेनाएं हैं वो युद्ध अभ्यास में पार्ट लेती है, जो मिलिट्री एक्सरसाइजेस हैं उसका पार्ट लेती है। उसके अलावा SCO एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां भारत चाइना के साथ इंगेज करता है। इससे पहले भी जो 2 महीने पहले मीटिंग्स हुई थी उसमें भारत के जो मिनिस्टर्स थे उन्होंने पार्टिसिपेट किया था जो चाइनीज़ काउंटर पार्ट्स है उनके साथ में। सो ये जो संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन है एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है कि डिफरेंसेस को साइड रख के, जो डिफरेंसेस हैं बेल्ट एंड BRI का, टेररिज्म का, उनको साइड रख के बाकी मुद्दों पे बात करने की एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है भारत को। तो दिस इज़ इम्पॉर्टेंट आर्टिकल इंटरनेशनल रिलेशंस के हिसाब से। सो दैट वी हैव कवर्ड। नाउ इफ वी मूव टू नेक्स्ट आर्टिकल, दिस इज रिगार्डिंग द WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। सो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में ये आर्टिकल में ये बात कर रहे हैं कि WHO की जो टीम है इनको काम करना चाहिए जो कोरोना वायरस है उसका बेस आइडेंटिफाई करने के लिए, कि ये जो वायरस है कोरोना वायरस ये कहाँ से इनिशिएट हुआ। सो इसके बारे में काम करने की आवश्यकता है। और ये एग्जांपल दे रहे हैं 2003 का, जब सार्स वायरस आया था तो वो काफ़ी जल्दी ही उसको आइडेंटिफाई कर लिया था कि किस तरीके से वो कहाँ से उसका इनिशिएशन हुआ है। और इसमें 2-3 चीज़ों की बात कर रहे हैं। ये बात कर रहे हैं, ध्यान से समझिएगा, कि ये कह रहे हैं कि जो वायरस है ये बैट से ओरिजिनेट हुआ है, ये इसके एविडेंस है, लेकिन ह्यूमंस हैं, ह्यूमन तक पहुंचा है इंटरमीडिएट स्पीसीज के थ्रू, मतलब बीच में कोई एक स्पीसीज है उसके थ्रू पहुंचा है, और उसमें डिफरेंट एनिमल स्पीसीज हो सकती है, कैट भी हो सकता है तो उसके थ्रू इंसान तक पहुंचा हो, या ऐसा भी हो सकता है कि इंसान से जानवर तक पहुंचा हो। तो इसके लिए जो टेस्ट्स हैं या जो एक्सपेरिमेंट्स कंडक्ट करने हैं वो कंडक्ट होने चाहिए टाइमली, और इसके लिए चाइना को इन्वॉल्व करना भी आवश्यक है, इंपॉर्टेंट है। सो दैट्स व्हाट दिस आर्टिकल इज सेइंग। सो आपके काम की चीज़ ये है कि वायरस की मैक्सिमम एविडेंस है कि जो बैट्स है, चमगादड़ है, वहाँ से ओरिजिनेट हुआ है और किसी और जानवर के थ्रू वो इंसानों तक पहुँचा है। सो लेट्स सी। और दूसरा ये है कि WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन को चाइना के साथ इंगेज करना चाहिए। ओके ना, आप कमेंट्स में लिखिएगा कि WHO जो है इसका गठन कब हुआ था, और इसके जो हेड है वो कौन है। हालांकि हेड आप रेगुलरली सुनते हो, बट देन ऑल्सो याद रखना इज इंपॉर्टेंट। तो WHO का गठन कब हुआ था, क्या इसका प्रिंसिपल था, और इसके हेड कौन है WHO के, दैट यू राइट इनटू द कमेंट्स, दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ दिस पर्टिकुलर आर्टिकल, ये पर्टिकुलर आर्टिकल जो है ये ऐसे के पर्सपेक्टिव से ठीक है, ये सर्वधर्म सद्भाव और मिक्स आइडेंटिटी के बारे में बात करता है, तो किसी खास टॉपिक से रिलेटेड नहीं है, बट ऐसे वगैरह के लिए 1-2 चीज़ें ले सकते हैं, नथिंग मच इन दैट। ओके, नाउ दिस पर्टिकुलर आर्टिकल, इस आर्टिकल में काफ़ी चीज़ें कही गई है, लेकिन हमारे काम की जो चीज़ है वो आप देख लीजिए। इंटरनेशनल लॉ, एक इंटरनेशनल लॉ है UN कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज़, CRPD एक कन्वेंशंस है, भारत इसका साइनेटरी है, और इसके प्रिंसिपल्स को फॉलो करना इंपॉर्टेंट है। और इसके थ्रू इसमें ये कहते हैं कि जो लोग डिसेबल लोग हैं उनके भी राइट्स हैं, और उनके राइट्स को एड्रेस करना चाहिए गवर्नमेंट को। सो इट्स रिगार्डिंग दैट। नाउ अब ये जो पार्ट है, इसी के तहत भारत ने एक कानून लागू किया है 2016 में ये लाया था भारत ने, राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ एक्ट 2016 का है। और CRPD जो मैंने आपको बताया, राइट टू पर्सन विद डिसेबिलिटी, इसी के जो प्रिंसिपल्स हैं उन्हीं को लागू करने के लिए राइट टू पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ एक्ट 2016 ये लागू किया गया था।
और ये क्या है, इसमें दिया गया राइट टू इक्वालिटी, लाइफ विथ डिग्निटी एंड रिस्पेक्ट फॉर इंटीग्रिटी, इक्वालिटी विथ अदर्स, डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, और उनके लिए अलग अलग जो प्रोविजंस है वो प्रोवाइड किए गए हैं। तो ये राइट टू डिसेबिलिटी एक्ट जो है, इसके क्या क्या इंपॉर्टेंट प्रोविजंस हैं आप वो चेक करेंगे, आप कमेंट्स में लिखेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसको एक बार आप चेक करिए। जो बेसिक चीज़ें मैंने आपको बता दिया वो तो इस आर्टिकल में भी है, बट कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो आपको चेक करना है। और बाकी है कि टॉर्चर, क्रूएलिटी, ह्यूमन और डिग्रेडिंग ट्रीटमेंट, ये सब चीज़ें उनके लिए नहीं करना है। तो यही दो चीज़ें हैं इस आर्टिकल से दैट आई हैव टोल्ड यू, जो इंपॉर्टेंट है। आप इसको अगर कंप्लीट कर लेंगे तो दैट्स ऑल, उसके अलावा और कोई चीज़ की आवश्यकता नहीं है। नाउ दिस इज़ अनदर आर्टिकल, दिस इज़ रिगार्डिंग द बिजनेस। इसके बारे में मैंने पहले भी कवर किया है, एक बार फिर से बता देता हूँ। ये है 2 दिन पहले जो मैंने बताया था कि कॉरपोरेट्स जो हैं, बड़े बिजनेस हाउसेस हैं, क्या उनको बैंक्स खोलने चाहिए, उनको बैंक स्टार्ट करने चाहिए। ये डिबेट कैसे स्टार्ट हुआ? तो ये डिबेट स्टार्ट हुआ कि आरबीआई की इंटरनल कमेटी है, उसके द्वारा, वर्किंग ग्रुप है, उसके द्वारा ये सजेशंस दिए गए कि जो कॉरपोरेट्स है या बिगर हाउसेस है, दे कैन बी अलाउड टू डू दिस, ओपन देयर बैंक। ना इसमें ये आर्टिकल जो है, ये आर्टिकल लिखा है जी आर गोपीनाथ। इन्होंने एयर डेक्कन करके जो फ्लाइट थी, एयरप्लेन थे, उनके ये मालिक थे ना। उनका ये कहना है कि इन्होंने इसको अपोज किया है कि जो बड़े कॉरपोरेट हाउसेस हैं और इस तरीके के कंपनीज़ हैं बड़े, अदानी वगैरह, उनको बैंक्स खोलने का अलाउ नहीं करना चाहिए। उसका कारण मैंने आपको पहले ही बताया था, एक बार फिर से बताता हूँ। कारण ये है कि जो बड़े बैंक्स हैं, बड़े कॉरपोरेट्स ग्रुप्स हैं, तो वो अगर जब वो बैंक खोलेंगे तो लोग अपना पैसा जमा करेंगे। और बैंक्स पैसा कैसे कमाते हैं? उन पैसे को जब वो लोन पे देते हैं, मान लीजिए आप 100 लोगों ने पैसा जमा किया, तो उस पैसे को वो लोन पे देंगे, और उस लोन को जब पैसा देंगे तो उस पर इंटरेस्ट चार्ज करेंगे, तो उससे वो कमाई करते हैं। ओके, सो ये कह रहे हैं, इनका कहना है कि जो वो लोन पे देंगे तो ये चांसेस ये है कि अपने बिजनेसेस के लिए भी उस पैसे का इस्तेमाल करेंगे। मान लीजिए अगर अदानी ग्रुप है, तो अदानी के जो अपने बिजनेसेस हैं, बहुत कम चांसेस हैं कि जब ज़रूरत पड़ेगी तो अपने बिजनेस के लिए वो पैसा लोन पे नहीं दे देंगे। तो लोगों का पैसा कहाँ चला जाएगा? कि उन्हीं कॉरपोरेट हाउसेस की जो कंपनीज अलग अलग, उनके लिए वो लोन में दे देंगे। पहली चीज़ ये। दूसरी चीज़ ये कि अगर ऐसे कॉरपोरेट हाउसेस जो खुद ही लोन पे चल रहे हैं, क्योंकि बड़े बिजनेसेस को चलाने के लिए अलग अलग टाइम पे लोन लेना पड़ता है और बाद में प्रॉफिट कमाते हैं, तो जो खुद ही लोन पे हैं वो दूसरे के लोन के पैसे को सुरक्षित रखेंगे, इसकी गारंटी नहीं है। तीसरी चीज़ ये है, मैंने बताया था कि ऐसे बैंक्स क्या करेंगे कि जो दूसरी कंपनीज़ हैं, दूसरी जो बिजनेसेस ग्रुप्स हैं, उनकी कंपनीज़ को लोन देने के लिए शायद मुश्किल करेंगे, क्योंकि वो चाहेंगे कि उनका जो अलग बिजनेस ग्रुप है वो ग्रो ना करे। तो ये भी चांसेस हैं कि बाकी को वो मना कर दे लोन देने के लिए। तो बेसिकली वो खुद के इंटरनल इंटरेस्ट के चलते चांसेस हैं कि ऐसा ना कर पाए। हालांकि जो आरबीआई है, उनका ये कहना था कि जो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट है 1949, उसमें कुछ अमेंडमेंट करके और इस चीज़ को बैलेंस किया जाए कि अपने फर्म, अपने ही ग्रुप की कंपनीज को पैसा ना दिया जाए, इस चीज़ को रोकने की बात कही है। लेकिन देन अगेन उसके भी मैकेनिज्म है, उसको भी बाईपास करेंगे। सो बेसिकली इन बिकॉज ऑफ दिस सर्टन रीजंस, जो बड़े कॉरपोरेट्स या बड़े जो फर्म्स हैं, उनको अपने बैंक्स नहीं खोलने चाहिए, उसको अपोज किया जा रहा है। सो ओके, नाउ विल मूव टू नेक्स्ट वन। नाउ दिस इज रिगार्डिंग द इंटरनेशनल रिलेशन। इंटरनेशनल रिलेशन में है, ये मैंने आपको परसों भी समझाया था, ये ईरान का इशू। इसमें अगेन आर्टिकल है, इसमें ये है, बात करते हैं हम लोग कि जो ईरानियन न्यूक्लियर साइंटिस्ट हैं मोहसिन फ़खरीज़ाद, इसका असैसिनेशन कर दिया गया, मार दिया गया ईरान में, और इसका जो ब्लेम है वो लगा है मोसाद पे। मोसाद क्या है? इजराइल की इंटेलिजेंस एजेंसी है। और अब क्या दिक्कत है? दिक्कत ये है कि इजराइल ने पहले इस साइंटिस्ट का नाम भी लिया था कि वो मतलब इनका नाम लिया था इस सेंस में कि इज़ ट्राइंग टू न्यूक्लियर प्रोग्राम जो है उसको बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं ईरान के। ना प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि ईरान की जो प्रेसिडेंट है हसन रोहानी, उन्होंने कहा है, उसने कहा है कि जो ये गवर्नमेंट है इसकी, ईरान की, वो इजराइल ने ट्रैप टाइप का किया है। अगर ईरान उसको रिटेलिएट करता है तो ईरान जो है
कोई भी अटैक करता है इजराइल पे या फिर अमेरिका या सऊदी अरेबिया के इस पे, तो वो क्या करेगा कि यूएस को, अमेरिका को फोर्स कर देगा ईरान पे एक्शन लेने के लिए। सो ईरान जो है इसमें बहुत ही ध्यान से सोच रहा है किस तरीके से इसको रिटेलिएट करे। मैं आपको बता चुका हूं कि 2015 का न्यूक्लियर डील है अमेरिका और ईरान के बीच में, और इजराइल और सऊदी अरेबिया ये चाहते हैं कि वो न्यूक्लियर डील जो है वो कागज़ पे रहे और ज़मीन पे उसमें ना हो पाए। सो इसके लिए वो कर रहे हैं। और डोनाल्ड ट्रंप जो प्रीवियस गवर्नमेंट थी अमेरिका की, उन्होंने यही किया था कि इस न्यूक्लियर डील को स्क्रैप कर दिया था। और ये जो डील थी जॉइंट कम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन, इसको ख़त्म करने की बात कहें ना। ये जो करंट गवर्नमेंट है, नई गवर्नमेंट है जो बाइडन की, वो चूँकि सेम पार्टी से है, डेमोक्रेटिक पार्टी से है, बराक ओबामा की पार्टी से है, और जो बाइडन उस समय इन्वॉल्व भी थे, ये जब वो वाइस प्रेसिडेंट थे उस समय, तो इस डील में इन्वॉल्व भी थे। तो जो बाइडन चाहेंगे कि ये डील दोबारा जीवित हो। सो इसीलिए इसको लेके एक पूरा माहौल बनाया जा रहा है, क्योंकि जो बाइडन जनवरी 20 को प्रेसिडेंट का पोजीशन जो है ग्रहण करेंगे। तभी भी 1-1.5 महीने में, 2 महीनों में ये कोशिश है इजराइल और सऊदी अरेबिया की कि इस तरीके की टेंशन बनाया जाए जिससे कि अमेरिका को रीज़न मिल जाए ईरान पे बम्बार्डिंग करने का ना। अलग पहलू क्या, अलग पहलू ये बात कर रहे हैं ईरानियन रेवोल्यूशन गार्ड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो पार्ट है ईरानियन रेवोल्यूशन गार्ड कॉर्प्स का, दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग इन ईरान और काफ़ी डोमिनेट करते हैं ईरान की पॉलिटिक्स को। और ये अलग अलग देशों में, चाहे इराक हो, लेबनान हो, तो वहाँ पे शिया मिलिशियास के थ्रू, हिजबुल्लाह के थ्रू वहाँ पे डोमिनेट करते हैं वहाँ की भी पॉलिटिक्स। कहाँ की? इराक और लेबनान में। तो मैंने बताया था कि ईरान जो है मोस्टली वहाँ पे शिया डोमिनेटेड है, और सऊदी अरेबिया, यूएई वगैरह ये सुन्नी डोमिनेटेड है, इसीलिए वहाँ पे एक तरीके से टसल भी चलते रहता है। नाउ जो बगदाद और बेरूत है, वहाँ पे उनका इंटरफेरेंस है ईरान का बहुत ज़्यादा। लेबनान के बारे में भी हम जानते हैं कि वहाँ पे भी काफ़ी अनस्टेबल गवर्नमेंट है, और वहाँ पे भी लगातार जो है क्रांति और रेवोल्यूशन हो चुके हैं 2 साल में पिछले, और प्रेसिडेंट्स भी चेंज हो चुके हैं। सो वहाँ पे भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट ये जो ईरानियन रेवोल्यूशनरी गार्ड है उनका रहता है थ्रू थर्ड पार्टीज़। थर्ड पार्टी कौन है वहाँ पे लेबनान में? लेबनान हिजबुल्लाह है। और वो हिजबुल्लाह क्या करते हैं, वो इजराइल से सीमा लगी हुई है लेबनान की, तो लेबनान से वो मिसाइल अटैक भी करते रहते हैं, रॉकेट अटैक करते रहते हैं, रॉकेट लॉन्च करते रहते हैं छोटे छोटे, जिससे कि इजराइल का जो नॉर्थन पार्ट है वो काफ़ी अफेक्ट होता है। सो ये पूरी डायनमिक्स है वहाँ के, पूरे मिडिल ईस्ट की। तो इस डायनमिक्स के थ्रू जो नए जो प्रेसिडेंट है अमेरिका के, जो बाइडन, उनको डील करना है। और एक और इम्पॉर्टेंट पार्ट है कि जो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन है, तो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने काफ़ी इकोनॉमिक सैंक्शन भी लगाए थे ईरान पे, लेकिन बहुत ज़्यादा इफेक्ट हुआ नहीं। ईरान जो है वो अपने मार्ग पे चलता रहा। तो जो बाइडन के सामने बहुत ज़्यादा प्रेशर रहेगा कि न्यूक्लियर डील को अगर रिवाइव करना है तो सिर्फ इकोनॉमिक सैंक्शन से काम नहीं चलेगा, सम पॉजिटिव स्टेप्स दे हैव टू टेक। सो देखेंगे हम लोग क्या होता है, बट एज ऑफ नाउ आई हैव एक्सप्लेन्ड यू दिस मिडिल ईस्ट में क्या कैसे चल रहा है ये। ओके, नाउ इन दिस मैं चाहूँगा कि इसमें आप मुझे 2-3 चीज़ बताइए। आप मुझे बताइए इजराइल की कैपिटल क्या है, लेबनान की कैपिटल क्या है, और उस पूरे मिडिल ईस्ट में जो मिडिल ईस्ट में ये कंट्रीज़ हैं, तो कौन कौन से इंपॉर्टेंट ओशियंस हैं। इजराइल के बगल में ओशियन या सी कौन सा है, लेबनान के आसपास क्या है, तो डेट यू टेल मी। क्योंकि मिडिल ईस्ट में अगर आप ये पढ़ रहे हैं तो ये मैप्स में एक बार सारी कंट्रीज़ को आप देख लीजिए, ईरान, इराक, लेबनान, यूएई, सऊदी अरेबिया, इजराइल, इन सबको आप देखिए मैप में, एंड देन यू टेल मी इनकी कैपिटल्स क्या है, एंड इंपॉर्टेंट जो ओशियंस या शी है उस एरियाज में क्या है। ओके, नाउ दिस इज़ अनदर आर्टिकल। ये बहुत अच्छा आर्टिकल है, ये भी इंटरनेशनल रिलेशंस और बाकी चीज़ों से भी, ऐसे या फिर बाकी बहुत सारी चीज़ों पे इम्पैक्ट करता है। ये क्या है? ये मैंने आपको बताया था, इथियोपिया की बात की थी हमने। इथियोपिया से रिलेटेड मैंने आई हैव आस्क्ड यू क्वेश्चन ऑल्सो। नाउ इथियोपिया के जो प्राइम मिनिस्टर है अबी अहमद, हमने बात किया था अबी अहमद, और टिग्रे प्रोविंस में एक तरीके से ऑफेंसिव लॉन्च किया है, अटैक लॉन्च किया है। किनके खिलाफ में? वहाँ के जो लीडर्स हैं जो लड़ रहे हैं। नाउ इंटरेस्टिंग चीज़ इसमें यह है कि इथियोपिया के जो प्राइम मिनिस्टर हैं ये अबी अहमद, इनको 2019 में पीस प्राइज़ दिया गया है, नोबेल पीस प्राइज़ मिला हुआ है ना। ऑथर इसमें ये कह रहे हैं कि 2019 में पीस प्राइज़ मिला था कि इन्होंने इथियोपिया में जो बटा हुआ था उसको सही करने में काम किया है, एथनिक टेंशन ख़त्म करने में काम किया है। तो ऐसे में
2019 में पीस प्राइज मिला है, नोबेल पीस प्राइज, शांति का पुरस्कार मिला आपको, और आज 2020 में आप उन लोगों पे अटैक कर रहे हैं जो एथनिक अलग ग्रुप्स हैं, उन पे अटैक कर रहे हैं, जिसमें काफ़ी हज़ारों लोग मारे जा चुके हैं, काफ़ी लोग रेफ्यूजीज हो चुके हैं। तो किस तरीके से ये जस्टिफाई होता है नोबेल पीस प्राइज़, इसके बारे में बात करते हैं। बेसिकली ये पूरा आर्टिकल है कि जो लोग पावर में हैं, चाहे प्राइम मिनिस्टर हैं, प्रेसिडेंट हैं, या ऑलरेडी कोई पावर होल्ड कर रहे हैं सरकार में, और उनको पीस प्राइज़ दिया जा रहा है, उसके बारे में है ये। तो ये इथियोपिया का एक एग्जांपल दिया, प्राइम मिनिस्टर अबी अहमद। तो आप इसको, मैंने आपसे पूछा भी था, तो इसको एकदम याद रखिए कि इथियोपिया, प्राइम मिनिस्टर अबी अहमद 2019 पीस प्राइज। नाउ अनदर एग्जांपल ये दे रहे हैं, अलग एग्जांपल दे रहे हैं कोलंबिया का। कोलंबिया का एग्जांपल देते हैं कि वहाँ के जो प्रेसिडेंट थे जुआन मैनुअल सैंटोस, इनको पीस प्राइज़ दिया गया था 2016 में, कि इन्होंने सिविल वॉर जो है उसको ख़त्म कर दिया, जो रेवोल्यूशनरी आर्म फोर्सेस ऑफ कोलंबिया, जो गुरिल्लास थे, उनके साथ में मिलके। लेकिन उसके बाद में क्या हुआ कि उसके बाद में लड़ाई चलती रही, और काफ़ी जो है वहाँ पे भी अटैक किए गए, मतलब जो ये प्रेसिडेंट थे उनके द्वारा भी काफ़ी ऐसे ऑफेंसिव किए गए जिसमें काफ़ी लोग मारे गए। तो ये कहाँ तक जस्टिफाई होता है 2016 का नोबेल पीस प्राइज़, ये इंपॉर्टेंट है ना। आप कोलंबिया की कैपिटल क्या है, आप एक बार वो लिखिएगा। कोलंबिया एक बार आप जाइए मैप में देखिए, इथियोपिया आप देख चुके होंगे ऑलरेडी, कोलंबिया आप देखिए मैप में, ये कहाँ पे है, ये कौन से कॉन्टिनेंट में है कोलंबिया, और इसकी कैपिटल क्या है, आप मुझे वो बताइएगा कमेंट्स में। ओके, अब जो भी मैं क्वेश्चन पूछूँ उसको साइड में आप लिख लीजिएगा, जैसे आप ये सुन रहे हैं तो आप कॉपी में बगल में लिख लीजिए, कि ताकि लास्ट में आप भूले ना कि कौन से क्वेश्चंस हैं, क्योंकि ये सारे क्वेश्चंस आपके लिए हैं, चाहे आप एग्जाम दे रहे हो, चाहे आप नॉलेज के लिए पढ़ रहे हो। हार्डली 2 मिनट लगते हैं कोलंबिया को आप ढूंढने में, 2 मिनट आपको लगेंगे। मैप में जाएंगे, गूगल मैप में या गूगल करेंगे, कोलंबिया आपको दिख जाएगा। आप कॉन्टिनेंट कौन सा है, कौन से महाद्वीप में, आप तुरंत देखेंगे, और उसके अगल बगल क्या कंट्रीज है आप वो देख लीजिए, और कोलंबिया की कैपिटल क्या है वो आप देख लीजिए। तो बेसिक एक आपको हरदम के लिए एक लाइफ लॉन्ग आपको एक आइडिया रहेगा कि कौन सी, किसके बारे में हम बात कर रहे हैं। सिमिलरली बात कर रहे हैं ये बराक ओबामा के बारे में। तो बराक ओबामा को 2009 में पीस प्राइज़ मिला ना। उसके बाद ये हुआ कि 2009 पीस प्राइज़ के बाद भी अफगानिस्तान में उनके अटैक जारी रहे, लीबिया में उनके अटैक जारी रहे। तो क्या वो जस्टिफाई होता है पीस प्राइज़ देना, कि पीस प्राइज़ मिलने के बाद भी लोगों पे शांति की बजाय वॉर चल रहा है और लोग मर रहे हैं। सिमिलरली बात कर रहे हैं म्यांमार की। म्यांमार में वांग सान सू की, इनके बारे में हम सब जानते होंगे। तो इनके बारे में हम सब जानते हैं, इनको भी नोबेल प्राइज़ मिला बाद में। और उसके बाद में इन्होंने क्या किया, नोबेल प्राइज़ मिलने के बाद 1991 में इनको नोबेल पीस प्राइज़ मिल गया था। म्यांमार में काफ़ी बड़ी लीडर है और शांति के लिए काम करती रही। म्यांमार जो है बर्मा जिसे बोलते थे पहले, तो वहाँ पे ये रहा, पूरा सिलसिला चला। और बाद में जाके इन्होंने मिलिट्री के साथ मिलके एक तरीके से उनका साथ दिया। और उसके बाद हुआ ये तो चाहते थे कि वहाँ पे डेमोक्रेटिक इलेक्शंस हो, डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट आए, इसके लिए काम करने की कोशिश कर रही थी। लेकिन वहाँ पे रोहिंग्या जो है, रोहिंग्यास के साथ में काफ़ी ज़्यादा वो इशू क्रिएट हुआ, और उसमें जो मिलिट्री है म्यांमार की, उन्होंने काफ़ी रोल प्ले किया। और रोहिंग्यास का एक तरीके से ऑथर का ऐसा कहना है कि उन पे जो अटैक्स हुए, जेनोसाइड जिसे कह दिया, तो उसको लेके इनको आंग सान सू की को क्रिटिसाइज़ किया गया, और उनके अवार्ड वापसी करना, अवार्ड वापस लेना, इन सब के बारे में बात हुआ। सो अब नाउ ऑथर इज सेइंग कि ये सब एग्जाम्पल अगर हम देखें, मिस्टर एबे का देखें, सैंटोस फ्रॉम कोलंबिया, ओबामा और सूकुई का हम एग्जाम्पल देखें, तो ये एग्जाम्पल से ये होता है कि जो लोग पावर में हैं ऑलरेडी, उनको पीस प्राइज़ देने का मतलब कोई लॉजिक ज़्यादा नहीं है, क्योंकि वो उनको 2 चीज़ें करनी होती है। क्योंकि पीस प्राइज़ का मतलब बिल्कुल आप शांति के पाथ पे चलेंगे, लेकिन जो स्टेट चलाते हैं, जो कंट्री चलाते हैं, जिनको पावर डिसीजन लेना है, तो अगर उन पे अटैक किया जाता है या कोई वॉर लाइक सिचुएशन होती है, तो उनको फोर्स का इस्तेमाल करना पड़ता है। तो उनको पीस प्राइज़ देने का कहाँ तक लॉजिक है, इसके बारे में बोला है ना। इसी में कोट करते हैं, जो इथियोपिया के जो है उनको कोट किया है कि अगर उनकी कंट्री पे कोई अटैक करता है या कोई सेक्टेरियन वायलेंस, एथनिक वायलेंस करता है, तो ही हैज़ टू यूज़ द फोर्स। और सिमिलरली बराक ओबामा ने को कोट करते हैं, किस तरीके से बराक ओबामा ने भी ये कहा कि अपनी कंट्री को डिफेंड करने के लिए जब वो प्रेसिडेंट बनते हैं तो वो एक शपथ लेते हैं, और उस शपथ के तहत उनको एक्शन लेना पड़ता है। सो देयर इज़ नथिंग रॉन्ग इन दैट, बट दिस इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग आर्टिकल। और इसके बाद इसमें मैंने जो आपको क्वेश्चंस पूछे, दैट ऑल्सो यू फाइंड।
मीनवाइल नोबेल पीस प्राइज 2020 ये किसको मिला है? ये मैंने 1-2 दिन पहले मैंने आपको बताया था, इसी पेपर के दौरान ही बताया था मैंने आपको। तो आप मुझे बताइएगा नोबेल पीस प्राइज 2020 को किसको मिला है, और इन नोबेल प्राइजेस जो है इनका गठन कब हुआ था, कब से ये मिल रहे हैं, कौन से साल से? सो दैट यू टेल मी। ओके, नाउ this is very now next we will take up, okay, next issue we'll take up, it's regarding, okay, this is regarding नागालैंड। ये मैंने पहले भी कवर किया था, NSCN का ग्रुप है, वहाँ पे इश्यूज चलते रहते हैं NSCN ग्रुप्स के बारे में। नागालैंड में एक पीस प्रोसेस चल रहा है, नागालैंड की कुछ जो फैक्शंस हैं, सेक्शंस हैं, फ्रैक्शंस हैं, वो चाहते हैं कि ग्रेटर नागालिम बनाया जाए। उस ग्रेटर नागालिम में जो अगल बगल के स्टेट्स हैं उनके भी नागा स्पीकिंग एरियास रहे। ना दिस इज अनदर इंपॉर्टेंट आर्टिकल। इस आर्टिकल इज रिगार्डिंग द चारधाम प्रोजेक्ट। मैं आपको बता देता हूँ कि एक प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ था 2016 में, जिसमें 2016-17 में ये प्रोजेक्ट ये था कि जितने भी चारधाम है, गंगोत्री, यमुनोत्री और बद्रीनाथ, केदारनाथ, इनको रोड्स के थ्रू ऑल वेदर रोड्स बनाया जाए। और इसमें यह था कि 12 मीटर की इनकी जो वाइडनिंग है, विथ है, वो 12 मीटर के करीब करीब रहे। तो इसमें जो सुप्रीम कोर्ट में कई जो एनवायरमेंटल ग्रुप्स थे वो चले गए और उन्होंने पेटिशन कर दिया। तो सुप्रीम कोर्ट ने एक कमेटी बनाई और उस कमेटी के जो फाइंडिंग्स आई, तो उसमें सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया कि 12 मीटर का रोड ना होकर 5.5 मीटर का होना चाहिए, छोटे रोड्स बनाए जाए। क्यों बनाया जाए? क्योंकि बड़े रोड बनाने के लिए जो माउंटेन्स हैं उनको कट करना पड़ता है, पहाड़ों को कट करना पड़ता है, और पहाड़ों को कट करने से एनवायरनमेंट पे इफेक्ट पड़ता है। तो मैं भी ये आपको ही बता दूं कि ये जो कुछ जो फैक्ट्स हैं इसमें, पहाड़ को कटिंग करने से पहाड़ जो है वो अनस्टेबल हो जाते हैं और लैंडस्लाइड होते रहते हैं काफ़ी टाइम तक, क्योंकि आप पहाड़ को कट करेंगे तो आप डिस्टर्ब करते हैं पूरा। बट गवर्नमेंट का ये कहना है कि सिंस इट्स लिंकिंग द मेजर धाम को वो लिंक कर रहे हैं, और चूँकि चाइना बॉर्डर भी है, जो बद्रीनाथ में माना है, माना पास जहाँ पे एक रोड जा रहा है वहाँ पे आपका चाइना बॉर्डर है, एंड देन गंगोत्री के पास भी चाइना बॉर्डर है। सो दैट्स वाई ये प्रोजेक्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड सुप्रीम कोर्ट अगर 12 मीटर नहीं तो 10 मीटर तक अलाउ कर दे, सुप्रीम कोर्ट ने अपना, ये गवर्नमेंट ने ये पेटिशन कर रखी है, गवर्नमेंट अपना पॉइंट रखा है। बट दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। ये चारधाम प्रोजेक्ट है, हमारे जो चारधाम है उनको बनाना भी है, लिंक भी करना है, आर्मी का भी इशू है, एंड देन एनवायरमेंटल इशू भी है। सो लेट्स सी सुप्रीम कोर्ट एंड गवर्नमेंट कैसे ये बैलेंस आउट किया जाता है, बिकॉज जो कंसर्न्स हैं एनवायरनमेंट वो जेन्युइन कंसर्न्स है। आप पहाड़ काटोगे तो अनस्टेबल होगा, लैंडस्लाइड होगा, लेकिन ये भी बात सही है कि इंपॉर्टेंट पिलग्रिमेज है, तीर्थ यात्रा है, तो उसको लिंक करेंगे तो सहूलियत भी मिलेगी तीर्थ यात्रियों को। और ये भी सही है कि आर्मी के लिए एक ऑल वेदर रोड भी हो जाएगा। बट हाउ टू बैलेंस, यही गवर्नेंस है, यही एडमिनिस्ट्रेशन है, यही डिसीजन मेकिंग है कि हाउ विल यू बैलेंस द एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट एट सेम टाइम। दिस इज रिगार्डिंग इंटरनेशनल रिलेशन। इसमें है कि चाइना और पाकिस्तान के बीच में मिलिट्री डील हुई है, और मिलिट्री डील के तहत हाई लेवल मिलिट्री डील है जिसमें एक दूसरे के जो इनिशिएटिव्स हैं उसको बैकअप किया है, और ये कहा है कि एक दूसरे के जो चैलेंजेस हैं उसमें साथ देंगे। सो ये बेसिकली ये इम्पोर्टेंट अपडेट है। बट वी ऑल नो चाइना और पाकिस्तान ऑल वेदर फ्रेंड्स हैं, एक दूसरे को बैकअप करते हैं। चाइना ऑलवेज बैक्स अप इन यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, पाकिस्तान को हरदम बैकअप करता है ऑन ऑल द इश्यूज, नथिंग न्यू इन दैट। नाउ दिस इज रिगार्डिंग टेक्नोलॉजी, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। फेसबुक न्यूज़ एक नया एक ये शुरू हुआ है, एंड फेसबुक न्यूज़ में एक नया ऑप्शन है। बेसिकली ये अमेरिका में था, ये यूएस जो प्लेटफॉर्म है उस पर, एंड यूके में भी शुरू हो गया। एंड थ्रू फेसबुक न्यूज़ जो इम्पोर्टेंट जो न्यूज़पेपर्स हैं वो उन्होंने पार्टनरशिप किया है फेसबुक के साथ में, जहाँ पे कि वो न्यूज़ दिखाएंगे और इस न्यूज़ के थ्रू वो करेंगे, जो भी प्रॉफिट होगा वो शेयर करेंगे। तो फेसबुक न्यूज़ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और अन्य देशों में भी धीरे धीरे वो होगा। बेसिकली ये था कि जो कॉपीराइट की बात है कि फेसबुक जो है वो न्यूज़ दिखाता है, न्यूज़ आपको फीड में दिखा देगा, लेकिन जिनकी एक्चुअल न्यूज़ है उनको कोई प्रॉफिट नहीं मिलता था। तो उसके बाद उन्होंने पेटिशन किया था कोर्ट में, तो उसके बाद ये डिसीजन आया था कि फेसबुक न्यूज़ एक नया टैब बना देंगे, और उसमें जो भी अपनी न्यूज़ बेचना चाहता है या दिखाना चाहता है वो दिखाए, और एड्स के थ्रू अगर जो भी प्रॉफिट होता है दैट विल बी शेयर्ड। ओके, दिस इज इंपॉर्टेंट। ये पहले ही बात की हमने। जो परचेसिंग मैनेजर इंडेक्स है फॉर इंडिया मैन्युफैक्चरिंग 56.3 रहा, और इसमें ये पता चलता है कि इंडस्ट्रियल एक्टिविटी है उसमें इंप्रूवमेंट है। नाउ दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। परचेसिंग मैनेजर इंडेक्स PMI
तो ये आप याद रखिए। एंड इसके बारे में पहले बात किया है, तो आई विल जस्ट आस्क यू अ क्वेश्चन कि ये पीएमआई जो होता है, परचेसिंग मैनेजर इंडेक्स, व्हाट इज़ दिस, ये क्या है? और इसको पब्लिश करने वाले आईएचएस मार्केट, वो अलग अलग पैरामीटर्स होते हैं, तो इसको आप एक बार ज़रूर इसको देखिए, परचेसिंग मैनेजर इंडेक्स को, एंड देन इसके क्या क्या पैरामीटर्स हैं वो आप ज़रूर कमेंट्स में लिखिए कि कौन कौन से पैरामीटर्स इसमें कंसिडर किए जाते हैं वाइल मेकिंग दिस इंडेक्स। ओके, सो दैट्स ऑल। हमने डिटेल में काफ़ी इश्यूज कवर किए हैं। एंड इकोनॉमी के बारे में आई हैव आस्क यू वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, क्योंकि इकोनॉमी अब जो है वो थोड़ा इंपॉर्टेंट होता चला जाएगा। तो जीएसटी के बारे में व्हाट ऑल क्वेश्चंस आई हैव आस्क यू, आप उसको आंसर ज़रूर करिएगा। जीएसटी के बारे में डिटेल में मैंने आपसे क्वेश्चंस पूछे हैं पहले शुरू में ही, तो आप उसको ज़रूर आंसर करिए। और ये जो मैंने पूछा परचेसिंग मैनेजर इंडेक्स के बारे में, दैट आल्सो यू शुड आंसर कि परचेसिंग मैनेजर इंडेक्स क्या है, क्या क्या इसके पैरामीटर्स होते हैं और कौन कौन सी चीज़ें इसमें इन्वॉल्व रहती है। और इकोनॉमिक्स के लिए जो बेसिक एनसीईआरटी है, आई एम श्योर आपने वो ख़त्म कर ली होगी, नहीं की है तो उसको ख़त्म कर लीजिए। एनसीईआरटी 11th-12th की, माइक्रो आप छोड़ सकते हैं, उसके अलावा बेसिक चीज़ें आपको क्लियर होनी चाहिए। सो दैट्स ऑल, दैट्स फॉर टुडेज़ करंट अफेयर्स एंड इंपॉर्टेंट एनालिसिस।